इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान में खुदा ना करे कि कोई इस तरह का शरीयत का निजाम आए। आमद बरेलवी साहब जब तक कब्र से निकल के बरेलवियों को ये नहीं बताते कि मैं रुजू करता हूं अपने फतवे से, कोई बरेलवी आलिम इस फतवे को बदल नहीं सकता कि पाकिस्तान को इस्लामिक डेमोक्रेसी सूट करती है जो इस वक्त चल रही है। सुन्नियों की हुकूमत आ जाए तो क्या वो शिया को 10 मुहर्रम का जुलूस निकालने देंगे? चाहे सऊदीया में निकाल के बताएं कि भाई पहले आपको कुत्ता निकालना पड़ेगा कुएं से, एक भुगतनी जो कि हम जाओ लक, अल्लाह ना करे इस तरह का इस्लाम दोबारा पाकिस्तान को देखना पड़े। कोई तरीका नहीं, ये बर्बादी आपके सामने होगी, कोई रास्ता नहीं है। हम आपके भाई हैं, हमें आप नहीं संभालना है, हमारे बड़ों से गलती होगी। लेकिन पाकिस्तान मुझे तो आंदा 500 साल में भी उठता नजर नहीं आ रहा। इन तिलों में तेल ही कोई नहीं, सीधी सी बात है। बिल्कुल उसकी एक असम्बली ने भी कोई इंसानों की तरह टाइम पूरा किया। लेकिन इसको कतन कोई ये ना समझे कि मैं कोई इमरान खान साहब के झंडे को सपोर्ट कर रहा हूं या नवाज शरीफ साहब के झंडे को सपोर्ट कर रहा हूं। ये सब लोग ये भी इनके आलेकार हैं। वहां पे तो आप बेरोजगार मर जाएंगे। छठा फर्ज है रोटी। ने अपने बाप को 9 साल के लिए शाहजहां को कैद करवा दिया था। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको वेलकम है जी हमारी एकेडमी में। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जज़ाकल्लाह सर। तो बहुत अरसे से आपकी वीडियोस हम देख रहे थे, अपनी पॉडकास्ट बनाने से भी बहुत अरसे पहले से, और हमेशा ख्वाहिश होती थी लेकिन फॉर सम रीज़न प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। तो एक तो खुशी है आपसे मिल के भी और आपका निज़ाम को भी देख के। मसलन कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जब मुश्किल वाक़यात पेश आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन आपने पहली दफ़ा मिसाल कायम की है कि जो भी हालात आएँ, आप पे जानलेवा हमला हो, कोई नुकसान हो, तो आप उसके मुतबादिल अरेंजमेंट्स बनाएं। मसलन अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तशरीफ़ लाए थे तो 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी और चेकिंग के थ्रू गुजरे थे, जहाँ पे हर बंदे ने बहुत ही प्यार और अदब से, यानी कि वो कोई रफ़ हाउसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे हम बड़े खुश और सेटिस्फाइड थे। समोसे हमें नहीं मिले। अच्छा, ये गिला हमने रिकॉर्ड कर दी। वो मेरा ख्याल है इसके बाद आपके लिए ना गर्मा गर्म मंगवाएंगे वो। यही बात है। अली भाई सीधा हम टू द पॉइंट आते हैं। जी जी। हमने ये पॉडकास्ट करने से पहले बहुत सारे सवालात हमारे पास थे, लेकिन उनको हमने कंडेंस किया ठीक है आसानी के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला सवाल जो आपसे है, जो मोस्ट रिलीजियस सर्कल्स के अंदर प्राइवेटली ड्राइंग रूम्स में डिस्कशन होती ही होती है, लेकिन उस पर कंपाइल्ड डिस्कशन किसी के पास मौजूद उस तरह नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफज हो सकती है, नहीं हो सकती, और अगर नाफिज होगी तो उसकी क्या शक्ल सूरत बनेगी, वीज़ा वी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे तब्दील हो सकता है, वीज़ा वी मुआशरे के अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी, वीज़ा वी मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी शरीयत के मद्देनज़र कैसे डिफ़ाइन होगी। शरीयत के सिर्फ वो कवानीन लागू हो सकते हैं जिनके ऊपर सबका इत्तफाक है। मसलन सूद की हुर्मत, इसके ऊपर सबका इत्तफाक है। इसी तरीके से मिक्स गैदरिंग को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में किस तरीके से मैनेज किया जाए कि ऐसा ना हो अलग यूनिवर्सिटीज़ बने। इसके अलावा जो इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में इस तरह की शरीयत को नाफिज करना कि जिसके ऊपर सब के सब मुत्तफिक हो जाए, उसमें सबसे जो बड़ी रुकावट है वो मुकातबे फ़िक्र का इख्तलाफ है। मुकातबे फ़िक्र का इख्तलाफ वो इतना ख़तरनाक मामला है क्योंकि आप देखें कि पिछले दिनों इन्होंने तौहीन सहाबा की सज़ा के हवाले से एक बिल में उसको, वो पहले से सज़ा थी, उसको बढ़ाने की कोशिश की। खैर वो सदर साहब ने वापस कर दिया। लेकिन एक उन्होंने खामखा एक मामला तो एक बिला वजह का जी लोच तला जी बिल्कुल। और वो देखें उसका नुकसान क्या होगा कि जब तक आप तौहीन की डेफिनेशन को फाइनल नहीं करेंगे, कानून बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक कवानीन में तो हमें पता है कि 120 से अगर आप क्रॉस करेंगे तो मोटरवे पे आपका चलान हो जाएगा। लेकिन तौहीन की डेफिनेशन हमें नहीं पता। चलान इन्होंने रखा हुआ इधर कि 10 साल के लिए कैद में डाल देंगे, लेकिन डेफिनेशन पूछें वो हर बंदे की अलग है। तो जब तक इन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस नहीं होता, इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान में खुदा ना करे कि कोई इस तरह का शरीयत का निज़ाम आए। उसकी वजह यह है कि ये किसी फ़िरके का निज़ाम आएगा, दूसरे फ़िरके वाले के लिए कोई स्पेस नहीं रहेगी। अब वो वाली शरीयत का निज़ाम जिसे आप खिलाफत का निज़ाम कहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले इनके जो इंटरनल इख्तलाफात हैं, इनके हवाले से किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अक्सरियत है बरेलवियों की। बरेलवी देवबंद और अहले हदीस को गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल समझते हैं, और ये आमज़ा बरेलवी साहब का फतवा है अहकाम शरीयत के अंदर। क्लियर कट उन्होंने इनको कादियानियों के साथ जिक्र करके मुर्तद डिक्लेयर शामिल किया था उन्होंने सेम कैटेगरी। अच्छा, अब आमज़ा बरेलवी साहब जब तक कब्र से निकल के बरेलवियों को ये नहीं बताते कि मैं रुजू करता हूँ अपने फतवे से, कोई बरेलवी आलिम इस फतवे को बदल नहीं सकता। जब बदल नहीं सकता
तो कल को अगर बरेलवियों की शरीयत यहाँ पे नाफिज होती है तो देवबंद और अहले हदीस जो पूरी ज़िंदगी खिलाफत की बातें करते रहे, इंशाअल्लाह खिलाफत के पहले शहदा वही होंगे, खिलाफत के नाम के ऊपर वो कत्ल होंगे। तो अल्लाह ना करे इस तरह की कोई शरीयत यहाँ पे नाफिज हो। अली भाई, ये तो आपने एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पेश कर दी है। अगर गुंजाइश है ही नहीं इन फ़िरक़ों के अंदर कि ये किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान में फॉर द नियर फोर्सिबल फ्यूचर, वल्लाह आलम 100 साल में क्या होता है इंसान नहीं बता सकता, शरई कानून नाफिज करना तकरीबन नामुमकिन है, जो आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया। चंद एक चीज़ों के सिवा, मसलन चोर की हाथ काटने की सज़ा, इसी तरीके से शादीशुदा जो जानी है उसकी सज़ा, इस पर तो आप इत्तफाक कर लेंगे। लेकिन जो असल चीज़ें हैं जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई हैं, उनके ऊपर कभी भी इनका इत्तफाक नहीं होगा। मसलन आप समझ सकते हैं कि अगर सुन्नियों की हुकूमत आ जाए तो क्या वो शिया को 10 मुहर्रम का जुलूस निकालने देंगे? चाहे सऊदीया में निकाल के बताएं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो सब कुछ करवाते हैं, खुद वो निकालेंगे अपने जुलूस, ठीक है, लेकिन दूसरों को नहीं निकालने देंगे। तो इसका अल्टीमेट अंजाम क्या होगा? कत्ल गारत और अनारकी फैल जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस्लामिक डेमोक्रेसी सूट करती है जो इस वक्त चल रही है। सिर्फ ये है कि इसमें हर इदारा अपना काम करे, एक दूसरे के कामों में दखल ना दें और राय आम्मा हमवार करें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब मामलात आगे की तरफ जाएंगे तो कोई रिजल्ट निकले। अली भाई, जब आप इस्लामिक डेमोक्रेसी कहते हैं जो पाकिस्तान में चल रही है, तो यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन है, एग्जिस्ट करती है। आपको लेफ़्ट का तबका मिलता है जो कहता है कि इस्लाम ने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया पाकिस्तान की तबाह और बर्बादी में, स्पेशली ज़िया-उल हक़ की इस्लामाइजेशन में। ऑन दी अदर हैंड आपको एक राइट का तबका मिलता है जो कहता है हमें कभी असली मौका दिया ही नहीं गया। लेकिन इन सब आवाज़ों के बीच में मैं आपकी आवाज़ की सिर्फ इसलिए कि आपकी पॉडकास्ट कर रहे हैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपकी एक यूनिक आवाज़ थी। हाउएवर, आपने कभी भी रोड मैप नहीं पेश किया कि आपकी नज़रियात के मुताबिक या आपकी सोच के मुताबिक मुल्क को आप किस तरफ पुश करना चाहते हैं, या माशरे को कम से कम किस तरफ पुश करना चाहते हैं। एक बात हमें ज़रूर समझ आती है आपकी गुफ्तगू से कि ये फ़िरका वारियत के आप सख्त खिलाफ़ हैं और आप लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान एंड हदीस के ऊपर ईमान रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको आप प्रीच ऑफ प्रैक्टिस करते हैं। जब हम वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली हमारे सियासी मामलात में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रोड मैप हमारे पास नहीं है। रोड मैप मैंने दिया और तो किसी ने नहीं दिया, बाकी तो सिर्फ बातें कर। सर वाज़ेह करें। देखें, जितने लोग खिलाफत के ऊपर बातें कर रहे हैं, इस्लामिक सिस्टम के ऊपर बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ इल्मी शावत पूरी करके वीलॉग्स बना के उठ जाते हैं। अच्छा, अब चूंकि मैंने फ़िरकों को हार डाला है, इसलिए वो मुझे कहते हैं कोई रोड मैप इसने नहीं दिया। मैंने तो रोड मैप दिया है। मैंने ये रोड मैप दिया है कि इनको ये बताया है कि भाई पहले आपको कुत्ता निकालना पड़ेगा कुएं से, आप 20,000 डोल भी निकाल लें, ये आपका कुआं पाक नहीं होना। ये जो कुआं है इस वक्त, जिसके अंदर ये कुफ्र शिर्क के फतवे, गुस्ताखे रसूल होने के फतवे पड़े हुए हैं, और ये फतवे उन लोगों ने लगाए हैं जो कब्रों में जा चुके हैं। वो जब तक कब्रों से नहीं निकल के इनको कुछ कहते और ये तो होना नहीं है, उस वक्त तक इन्होंने रिवर्स नहीं करना। तो इसका हल क्या है कि हम इन बूढ़ों के, इनके बुजुर्गों के जो पीछे बाकियात हैं, इनके मरने का इंतज़ार करें और यंग जनरेशन के ऊपर मेहनत करें, उन्हें हम एजुकेट करें। जब वो यंग जनरेशन एजुकेट होगी कुरान और सुन्नत के हवाले से, तो आगे मामलात इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और यही तो हम कर रहे हैं, यही रोड मैप है। अब आप अगर मुझसे ये चाहते हैं कि अभी लड़का लड़की की शादी नहीं हुई, बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को PhD किस यूनिवर्सिटी में करवानी है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी तो आपके औलाद होने के भी चांसेस नहीं है, आप PhD की बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब यहां तक मामलात पहुंचेंगे, वो फिर हम आपको बता देंगे कि आपने उस वक्त क्या करना है, उस वक्त क्या करना है, वो सब कुछ हो जाएगा। असल मसला है वो इशू जो इख्तलाफ वाला है, कि जब तक इन फिरकों के आपस के इख्तलाफात सेटल नहीं होते, कि एक दूसरे की तकफीर करना ख़त्म नहीं करते, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं देते, तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा कि एक दूसरे को ये कत्ल करेंगे। अहले हदीस की हुकूमत आ गई तो उन्होंने सबसे पहले कहना है कि दाता दरबार हमने ख़त्म करना है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में अगर 12 करोड़ बरेलवी हैं और अहले हदीस खिलाफत कायम कर देते हैं और वो कहते हैं कि नबी इस्लाम का फरमान है मुस्लिम शरीफ में कि मज़ारात को आपने गिराना है, कब्रों के ऊपर मज़ार नहीं बना सकते, तो ये तो इधर दंगा और फसाद शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको पब्लिक को एजुकेट करना है और इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं इनके ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ करना है वक्ती तौर के ऊपर। जिस तरह नबी इस्लाम अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 18-19 साल तक उस किबले की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे जिसके अंदर बुत रखे हुए थे। आप गुरीला वार करके सारे बुत तोड़वा सकते थे। जिस तरह आपको ये मशवरे देते हैं खिलाफत कायम करने के, जी कोई आर्मी चीफ ऐसा ले आओ, एक भुगतरी जो कि हम ज़िया-उल हक़, ठीक है, क्या उसने इस्लाम की बदनामी की ना सिर्फ। तो
इस तरह का कोई सिस्टम करने से कुछ भी नहीं होना। नीचे जब वो लोग हैं कि जो इस तरह का इस्लाम चाहते नहीं, वो वाला इस्लाम चाहते हैं जो उनके बुजुर्गों ने उनको सिखाया। तो हमने जब तक वो वाला इस्लाम नहीं यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना जो कुरान और सुन्नत का है, उस वक्त तक इनके ऊपर ज़बरदस्ती इस तरह का कोई इस्लाम नाफिज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी जो आपने शुरू में बात की थी वो आपने ओवरलुक हो गई मुझसे भी इस हवाले से कि हम और तरफ चल पड़े। जो आपने कहा ना कि जी जो लिबरल्स कहते हैं कि जी हम तजुर्बा कर चुके हैं, दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं। हाँ जी, और उनके बारे में मैं उनके ऊपर वर्डिक्ट दूंगा ना जी प्लीज। जो लिबरल्स हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ज़ियाउल्लाह के इस्लाम से तो अल्लाह की पनाह, अगर इस्लाम की ये शक्ल है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ना करे इस तरह का इस्लाम दोबारा पाकिस्तान को देखना पड़े। दूसरी तरफ जो राइट का तबका है वो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, वो किसी हद तक जस्टिफाई है। एक मुशर्रफ के दौर में MMA बनी थी, लेकिन वो भी एक हुकूमती वो ना होने के बराबर वाली बात। तो ये हकीकत है कि उनको भी मौका नहीं मिला, लेकिन अब उनको सोचना चाहिए कि उन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे क्या रीज़न है, लोग क्यों नहीं उनको पसंद करते। जब तक वो रायम्मा हमवार नहीं करते अपने हक में, उस वक्त तक कोई मामला सीधा नहीं हो सकता। अली भाई इसी के अंदर ना थोड़ा सा ऐसे महसूस होता है, और इतिहास में तो ये होता है, बल्कि आपके लेक्चर्स में जो हम सारा वो करबला वाला वाक़या पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो हुक्मरान हमारे पे नाफज हुए हैं या बाद में आए हैं, उन्होंने दीन की कोई ना कोई शक्ल इस्तेमाल की है मैनिपुलेशन के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल बनता है कि जब आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि एक मैनिपुलेशन हो रही है, जिस तरह सऊदी अरेबिया ईरान के ख़िलाफ़ करता है, ईरान सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ करता है, और पाकिस्तान उसका एक बैटल ग्राउंड बनता है दोनों फ़िरक़ों के लिए। तो जो एक आम शहरी है जब वो अपने सराउंडिंग्स को तबाह होते हुए देखता है, हर बंदा तबलीग और दर्स के काम में तो लग नहीं सकता, ना लोगों की इतनी स्पीकिंग एबिलिटी होती है, ना इतनी नॉलेज बेस होती है, लेकिन उनके आगे पीछे तबाही बहुत स्पीड से होती है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका सलूशन है वो 100% उस पर इतफाक़ है कि वो लॉन्ग टर्म वो करेक्ट सलूशन है, लेकिन जो करंट बर्बादी हो रही है इसको मिटिगेट किस तरह किया जाए? कोई तरीका नहीं जी, ये बर्बादी आपके सामने होगी, कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। यानी एक दफ़ा दुनिया बिल्कुल रबल होगी, ज़ाहिर होगी ना जी, फिर कायम होगी नहीं इमारत। जब तक ये ऐसा नहीं होगा, आप देख लें, आप तारीख में भी जो इस तरह की हुकूमतें उठी हैं, आप सिर्फ अगर वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री पढ़ लें, वर्ल्ड वार 2 के अंदर जर्मनी बिल्कुल जीरो हो गया था, ऐसे ही करोड़ों लोगों का दिमाग उसने खराब कर दिया, टैटू तक उन्होंने बनवाए हुए थे, वो अपनी जानें देने के लिए तैयार थे। आप लोग तो बड़ी मुजाहिदीन की बात करते हैं ना, यानी जिस तरह मुसलमानों के मुजाहिदीन कमिटेड थे ना अपने दीन के साथ, इससे ज्यादा ही नाजी जो है वो कमिटेड थे हिटलर के साथ। ठीक है, 15 साल लगे हैं गोरों को सिर्फ ये बात उनको समझाने में कि यार ये आपको धोखा दे के गया है। फिर उन्हें बाकायदा उनको 100 फैक्ट्रीज, गैस चैम्बर विजिट करवाए, आस्ता आस्ता डीनाजिफिकेशन उसे कहा जाता है, बिल्कुल जीरो से दोबारा उन्होंने उठाया। फिर अल्लाह ने उनको एक लीडर दिया, एक बूढ़ा बंदा है, वो जाके यूरोप के हुक्मरानों को मिल रहा है कि हम आपके भाई हैं, हमें आप नहीं संभालना है, हमारे बड़ों से गलती होगी। ये करने के लिए तैयार नहीं ये लोग, यहाँ के लोग ये कहते हैं हमारे बड़े भी ठीक थे, हम भी ठीक हैं। अच्छा, उसके बाद अमेरिका के पास गए, अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की। आज दुनिया में पहले 5 जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में टॉप पे मुल्क है, उनमें जर्मनी भी एक है, ऐसे ही। हाँ, तो लेकिन पाकिस्तान मुझे तो आंदा 500 साल में भी उठता नजर नहीं आ रहा। ये सारी बातें करके आप दिल भी तोड़ते हैं, लेकिन दिल नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखें, मैंने जो जो बातें की थी खान साहब के बारे में कि ये होगा, उससे ज्यादा ही वर्स्ट हुआ है। मुझे पता है ना कि भाई इन तिलों में तेल ही कोई नहीं, सीधी सी बात है। बिल्कुल उसमें इस तरह अली भाई कि हमने 80s के अंदर और 90s के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर देखे थे पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर, और इवन पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक की शक्ल में। और उस टाइम के अंदर उन्होंने एक अच्छी कहानी रची थी सब के लिए, जिस धोखे में वो हम सब भी फंसे थे, बल्कि हमारे वालदैन ज़रूर फंसे होंगे। उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल करके अपने एमिरेट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी। एक उसका फ़ायदा भी था उस ज़माने में जियो पोलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के हवाले से, उसमें शक नहीं है। उसमें कुछ आप अचीवमेंट्स कर गए जो आपके मुल्क की लाइफ प्रोलॉन्ग कर गए। लेकिन कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 47 के अंदर इंडिया से, तो कायद आज़म का जो एजेंडा था वो शायद दीन की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि वो शायद कुछ लोगों के, उनके ज़मींदारों हों चाहे वो फैक्ट्री वाले हों, उनकी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए था। और हम सब फेट अकम्पली साथ आ गए। और एक बहस ये भी पेश की जाती है बहुत दफ़ा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक रहते तो शायद मुस्लिम उम्मत के लिए ओवरऑल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकती थी। नहीं, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है, ऐसे नहीं था होना कभी भी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त भी हिंदू हमसे तादाद में डबल है, ऐसे ही। तो ये जो लोग ये बातें करते हैं नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होना था। तादाद तो अभी भी उनकी हमसे ज़्यादा है, 90 करोड़ से ज़्यादा है।
अरब पहुंच गए वो जी, अरब हो गए। तो अगर आपकी बात मान लीजिए हम इकट्ठे होते तो हम जलील हो रहे होते, अभी भी जलील हो रहे होते। हम इस वक्त 60-65 करोड़ अच्छा, होते हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं बंटवारे के हवाले से मेरा मौकिफ जरा डिफरेंट है। ओके, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ हुआ आज की डेट में ये बेहतर हुआ। अगर आप कहना इस बंटवारे की वजह से हुआ तो मुझे ये बताएं ये बांग्लादेश ऊपर क्यों चला गया? उसमें मेरी अपनी ज़ाती राय है जो थोड़ा सा दीन की बहस से हट गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा खित्ता है पर्शिया से शुरू हो के बांग्लादेश के टिप्स और एंड तक और ऊपर चाइना तक जाता है, इसके अंदर कौमियत बहुत ज़्यादा है और कौमियत सुपरसीड कर जाती है दीन को। यहाँ पे बांग्लादेश के केस के अंदर उनकी कौमियत सिमिलर है अक्रॉस बोर्ड और उनको यकजहती करने में आसानी हुई। अगर हम पंजाब का कंपैरिजन करें बाकी सूबों से तो यहाँ पे कौमियत ने हमें जोड़ के एक सूबा थोड़ा वो फेयर किया, हमने अनफेयर किया, वो सेपरेट बहस है, लेकिन सूबा रिलेटिवली बेहतर बन गया। ओ मेरे भाई मसला ये नहीं है, मसला आपका एक ही है, वो अगर लाइन के ऊपर आ जाए आपका मुल्क भी उठेगा। वो खुद काम कर नहीं सकते, कोई करने की कोशिश करता है उसे करने नहीं देते और फिर कहते हैं देखो ये लोग फेल हो गए। भाई फेल तो उन्होंने होना है, आप उनको कभी किसी एक असम्बली ने भी कोई इंसानों की तरह टाइम पूरा किया? नहीं सर। हाँ, ये मसला एक ही है, ये मैं शुरू से कह रहा हूं और आंदा भी कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा, मसला एक ही है। इसका हल क्या है अली भाई? मतलब मसला आइडेंटिफाई हो गया, हाल तो मैं बता दिया, 500 साल तक मुझे नहीं कोई नजर आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह है हमारे जीन्स बदल दिए हैं लोगों ने, बिल्कुल डीएनए बदल दिया, हम लोग उससे बाहर सोच ही नहीं सकते, अपने डब्बे में बंद हो। जी जी, मेरे जैसे तो बहुत थोड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, बाकी तो सारे जो हैं वो उजड़ हैं। उनको तो इन्होंने ये पट्टी पढ़ा दी है कि देखें जी ये सियासतदान फेल होते हैं इसलिए हमें आना पड़ता है, ये नहीं बताते कि हमारी वजह से फेल होते हैं। हमने किसी सियासतदान को कभी चलने नहीं दिया, हम अदलिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये मसला यही है। लेकिन इसको कतन कोई ये ना समझे कि मैं कोई इमरान खान साहब के झंडे को सपोर्ट कर रहा हूँ या नवाज शरीफ साहब के झंडे को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सब लोग, ये भी इनके आलाकार हैं। ये जब तक बीच में रहते हैं ना तो ये लोग भी इसी तरह डिक्टेटर बने होते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो किसी को वोट को इज्जत दो याद आ जाती है, किसी को याद आता है कि जी मैं फौज के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये साथ होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं सिस्टम के, तो ये मसला भाई एक है। ये इन बड़ों को भी समझ आ जाना चाहिए, मसला एक ही है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं चल रही। ये हमेशा आपको कुछ चूरन बेचते हैं जी, करप्शन हो रही है। इंडिया में नहीं करप्शन हो रही, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो इंडिया के ऊपर जा रहा है कॉन्टिन्यूटी। इसलिए हमने बार बार कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये दो चार्टर लिख लें, कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा और सारी पार्टियां मिल के ये डिसाइड करें कि आंदा 25 साल के लिए ये इकोनॉमी की लाइन होगी। कोई भी जमात हुकूमत में आए उसको कंटिन्यू करेगी। और दूसरा, ये जिस तरीके से तमाशा होता है जो अदलिया ने 2017 में किया नवाज शरीफ साहब के साथ, और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके बाकी जमातों ने, पीडीएम ने किया इमरान खान साहब के साथ, ये तमाशे ख़त्म हो। तो मैं आसमा जहांगीर साहिबा की बात करूंगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारे मुल्क में हमेशा डेमोक्रेसी का पौधा उखाड़ा जाता है हर दूसरे दिन और कहते हैं ये बड़ा नहीं हो रहा तो भाई उसके बाद दोबारा उसको करेंगे तो फिर T0 स्टार्ट दोबारा से हो जाता है। हमारा T0 के ऊपर सब कुछ खड़ा हुआ है और अगर अभी भी हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे ना तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। मैंने आपको बड़ी ईमानदारी से अपनी राय बताई है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं है जब तक ये लोग अपना किबला दुरुस्त नहीं करते। यानी कि 500 साल के लिए किबला दुरुस्त किए बगैर 500 साल बाद भी नहीं होना। बात ये जब आप स्टार्ट ही नहीं लेंगे, हमने स्टार्ट कहां लिया है। दूसरी बात, 2 वक्त की रोटी हमारे लिए मुश्किल हुई हुई है, यहां इनकलाब कहां से आएगा? ठीक है, और जो आप तारीख में जितनी इनकलाब की मिसालें देते हैं ना, उनमें से कोई भी पैटर्न पाकिस्तान के ऊपर फिट इन नहीं बैठता। ऐसे ही है। इस तरह की सूरत हाल में अगर आपको कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात बताता है, आपको लेनिन की बात बता देता है, कोई फलां की बात करता है, मैंने बड़ा कोशिश की कि कहीं कोई हमारा मॉडल फिट होता है, कहीं भी फिट नहीं होता। भाई हम इतना दूर जा चुके हैं कि एक तबका इतना ऊपर चला गया है और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि दूसरे लोग उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। और अगर करते हैं तो उनमें से एक गद्दारी करके उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, फिर दोबारा से उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। अब दोबारा मिल गई ऑक्सीजन, देख लें आप। यानी खेल सिर्फ ये है पाकिस्तान के अंदर के अपना सौदा बनाओ, किसी को नीचे कोई, यानी वो जो एक था ना हमारा, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जंग लड़ के मुल्क नहीं लिया था, एक पॉलिटिशियन ने अपनी मेहनत से मुल्क बनाया था ना, और जो उनका विजन था उसे नहीं फॉलो किया गया। उन्होंने एक वाहिद डिपार्टमेंट बनाया था अपनी ज़िंदगी हयाती में, वो रेफॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक थॉट का था, जो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा
हमने कंटिन्यू नहीं किया, यानी कि उन्होंने उस वक्त भी निशानदेही की थी कि एक नीड है कौमियत से हट के एक यूनिफाइंग फोर्स क्रिएट करने के लिए। अली भाई, इस सारी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में आप कह सकते हैं अगर कोई तौहीन न हो इस लफ्ज़ में, एक टूटा फूटा वर्जन अपनी मनमर्जी ऑफ इस्लाम नाफिज कर दिया जाता है कुछ इश्यूज़ में करंटली पाकिस्तान में, तो इस सूरत हाल के अंदर फिर पैन इस्लामिज़म का कॉन्सेप्ट तो रहता ही नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी उम्मत हैं और हमने एक दूसरे के दफ़ा के लिए खड़ा होना है। क्योंकि जो अभी सबसे हॉट इशू और बहुत अफसोसनाक इशू है, उसके लिए कोई बंदा नहीं चाहता ऐसी चीज़ हो। जो फ़लस्तीन गाज़ा में चीज़ें हो रही हैं, जो इज़राइल के अंदर हो रही हैं, मसलन रशिया यूक्रेन की वॉर, क्योंकि वो शायद मुसलमान नहीं है तो हमारे दिलों के इतना करीब, लेकिन वहाँ भी बहुत तबाही और बर्बादी हुई है। लेकिन यहाँ पे तो बिलखुसूस एक बहुत ही कमज़ोर है, एक बहुत ही ताकतवर है। जब हमारे अपने ममालिक इतने कमज़ोर हैं इंटरनली, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फ़लस्तीन के लिए कुछ करना या ना करना। यही तो हम रो रहे हैं। मेरे अलावा किसने ये आवाज़ उठाई है कि अल्लाह के बंदो, आप लोगों की औकात ही नहीं उनके साथ बात करने की। सीधी सी बात है। मैं यानी आपके कैमरे में बड़ी दिलेरी से ये बात करूँगा कि यूरोप और अमेरिका ने इंसानी हिस्ट्री को बदल के रख दिया है। पहले फातह कौमें इतनी शरीफाना तरीके से बिहेव नहीं करती थी। पहले ऐसा होता था कि कोई यूएनओ होती थी, बेसिक ह्यूमन राइट्स होते थे। पहले तो जब एक बादशाह कब्जा करता ना दूसरे मुल्क में, सारों के मर्दों को कत्ल करवा देता था, औरतों को गुलाम बना लेता था, ठीक है, बच्चों को गुलाम बना लेता था। ये सिस्टम चल रहा था इंसानी हिस्ट्री में। ये अब आके लोगों ने वैल्यूज सीखी हैं। आज प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहा है ना, ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज हो रही है। ये इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान में इसराइल के हक में कोई प्रोटेस्ट हो जाए, आप अलाउ करेंगे? तो सरकार सलाम है उन कौमों को, उनके अंदर इतना हौसला है कि आपको जीने का हक दिया हुआ है उन्होंने। वरना जब कोई मुल्क फतह करता था ना, उनको इस तरह हक नहीं देता था। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अच्छा, अब आ जाए, मेरा मौक़िफ़ वही है जो गांधी साहब ने दिया है कि हमें 1948 में मान लेना चाहिए था कि ठीक है, दो मुल्क बनेंगे, एक आप रखें एक हम रखते हैं, जो यूएनओ ने तय किया था। नहीं माना इन्होंने। 67 में ये उससे भी जाते रहे, ठीक है। 73 में आके और मसला खराब हुआ। अब करते करते सारा मसला इस लेवल पे पहुंच चुका है कि इसका फिलहाल तो रिवर्स होना कोई नजर नहीं आता। देखें, वो सारों को शिकस्त दे चुके हैं। बाकी ये जो रूहानी बातें करते हैं, बिल्कुल गलत बातें करते हैं। इस तरह नहीं कभी भी होता, इस तरह नहीं जंगें जीती जाती। मुझे बताएं, सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी थी, पूरी मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द सारे मुल्क उनके पास थे। फतह कर लिया उन्होंने। जब फतह कर लिया तो उसके बाद अब आपने देखना है कि हम तो हो गए मफतूह। हमने अब किस तरीके से इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर अपने लिए कोई स्पेस क्रिएट करनी है। तो वो एक ही चीज़ है, ये दुनिया है साइंस की, इसमें आप तरक्की करें, अपना आप मनवाएं। चाइना 1970 तक एक गरीब मुल्क था ना, आज दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी चाइना से डरी बैठी हुई है। क्या वहाँ पे कोई खिलाफत आ गई है? कोई औलिया अल्लाह पैदा हो गए हैं वहाँ पे? या वहाँ रोज़ाना लोग 10,000 दफ़ा दुरूशी पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एक लीडर मिला है उनको, उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि सर आएँ, हमें मशीनरी लगा के दें, हमारे लोग मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक लंबा प्लान उन्होंने बनाया। 90% आबादी को पिछले 30-40 साल में वो पॉवर्टी सर्कल से ऊपर ले आए। यानी दुनिया में अगर मोर्जा किसी ने देखना है ना, इंसानी मोर्जा, तो ये चाइना आप देख लें। तो ये सारे मुल्क इस तरीके से ऊपर आए हैं। हमने स्टार्ट भी कहीं नहीं से लिया हुआ। हम ना अपने दीन के साथ मुखलिस हैं, ना अपनी दुनिया के साथ मुखलिस है, बिल्कुल। लिहाजा ये कहानियां करवानी छोड़ें। ये जो लोगों ने कहा, ये भी मौलवी कह रहे हैं बॉर्डर खोलें जी, मैं कहता हूं खोलें, जाने दें इनको यार, बिल्कुल खत्म करें। जिस तरह डी नाजिफिकेशन हुई थी ना, तो इस तरीके से ये डी मौलवीफिकेशन होनी चाहिए। जान छूटे यार, इनको भेजें उधर, ठीक है। वो कह रहे हैं बस छोड़ दें, हमने जाना है, एक बार जाए, जान छोड़े हमारी। इसके अंदर सर ये कहते हैं, आपने चाइना की मिसाल दी और आपने दुरुस्त फरमाया कि पहले जो हाकिम होते थे, जो फतह करते थे इलाका, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, जिन्होंने फतह किया, मुसलमान भी जो कुछ किया है, पूरा मुगल एम्पायर आपके सामने, तो वो बहुत जालिम होते थे। एक हर रेवोल्यूशन के बाद, जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट भी चेंज कर गया, ज़ाहिर है वेपन मैस स्केल पे प्रोड्यूस करना शुरू हो गए, स्पीड चेंज होगी उसकी। एक चीज़ थी जो लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सामने आई थी कि एक कमेटी बनाई जाए लोगों की आंखों में धूल फेंकने के लिए। जहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है कि यूएन एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन वही सी उसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनिपुलेशन करके अमेरिका और रशिया अपने ही एजेंडा पुश थ्रू कर रहे होते हैं। करंटली अगर पाकिस्तान की पोजीशन इतनी कमज़ोर है, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बहस करेगा इस बात पे,
और हम कुछ कर नहीं सकते और हमारी रिकवरी भी फ्यूचर में नहीं नज़र आती, तो मुसलमान इतनी मायूसी में कैसे जी सकता है? मसलन मोमिन कभी भी नाउमीद नहीं हो सकता। तो एक आम मुसलमान है पाकिस्तानी, वो क्या करे? वो ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट कर जाए, अमेरिका इमिग्रेट कर जाए। आप तो जिहाद लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जिहाद है। आप जो जिहाद लड़ रहे हैं उसमें चलो आपके साथ शामिल भी हो जाएं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर दें, पर इसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त वल्लाहु आलम कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि नहीं, आपके स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि नहीं, लेकिन जितनी यूथ है जो भाग नहीं रही मुल्क छोड़ के, उनके अंदर एक इंतहाई ख़तरनाक फीलिंग पैदा हो रही है जो फटने को किसी भी लम्हे और इशू पे आ सकती है। और ये अच्छी चीज़ नहीं है, कतन ये अच्छी चीज़ नहीं है कि एक मॉब बिल्कुल अनरूली तरीके से पागल हो जाए। अब क्योंकि उनको कोई रोड मैप नहीं मिल रहा अदर दैन एजुकेटिंग योरसेल्फ, जहाँ पे फिज़िकली वो चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नज़र आ रहा है हर किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कि आने वाले 5 साल में पाकिस्तान में सिविल वॉर होनी है। उसकी छोटी सी मैं मिसाल दे देता हूँ, जो अभी रिसेंटली पारा चिनार में हो रहा है। कई वाक़यात पारा चिनार में होते हैं, बल्कि गाल में 15 मेजर वाक़यात हुए हैं 1947 से लेकर आज तक। अब पारा चिनार के अंदर जो डिस्प्यूट स्टार्ट होता है दो बंदों के बीच में, उसको फिर सेक्टेरियन रंग दे के सेक्स इन्वॉल्व होकर दूसरे को मारते हैं, और यंग लोग ही बंदूकें उठा के मारे क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। आपने कभी महसूस की है ज़िम्मेदारी इस यूथ के लिए? कि मेरा यकीन है आपकी मेजॉरिटी फॉलोइंग यंग लोग ही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। अदर दैन अपने आप को कुरान एंड हदीस में एजुकेट करने के लिए इसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं? जी, हम तो कह रहे हैं साइंस की आपने तालीम हासिल करनी है। ओके, हाँ जी, और जिसका भी जग लगता है मुल्क छोड़ के जाए, इस मुल्क में नहीं रहना, बिल्कुल कतन नहीं रहना। उसकी वजह है कि यहाँ पे तो आप बेरोजगार मर जाएंगे। छठा फर्ज है रोटी के बगैर तो फिर आप लोगों को कत्ल करेंगे, जेब कुतरे बनेंगे। आपकी कई जिहादी तंजीमें, जब हमारी एजेंसीज ने उनका पैसा बंद किया, पहले तो वो रेडियां लगाते रहे, उसमें उनको बचत नहीं, उनको तो काम करने की आदत नहीं थी, वो तो इनसे बजट लेके खाते थे। अब वो लोगों की जेबें काट रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। तो भाई मुल्क छोड़ें। मुल्क छोड़ने का मतलब यह है कि आप डिग्री के लिए दूसरे मुल्कों में जाएं, तालीम हासिल करें, वहां से रेमिटेंस इस मुल्क को भेजें। इधर अब कोई ऐसा मामला नहीं है, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि हमारी आबादी का जो एटम बम है वो इतना बड़ा हो चुका है, हाइड्रोजन बम बन गया। हमारा सबसे बड़ा मसला आबादी भी तो है ना भाई, इतने से मुल्क के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, ठीक है। हाँ, जाहिर है हमारे रिसोर्सेज तो वो नहीं है। ये सारे ये जुबानी कलामी बातें हैं इमरान खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की और किसी फौजी डिक्टेटर की, कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत माला माल किया हुआ है। भाई क्या माला माल किया हुआ है? तेल के ज़खायर हैं इधर, जमीन जरखेज है, इसमें आप तरक्की कर सकते हैं तो करें। भाई आप अपने आप को उन मुल्कों के साथ कंपेयर ना करें जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जिनके पास नहीं थे, यूरोप के पास टेक्नोलॉजी के जरिए ऊपर आए। भाई आप माने, जब तक आप नहीं मानेंगे ना उस वक्त तक आप आगे चल नहीं सकते। कि भाई यूरोप को पता था कि हमारी जमीन उगाती नहीं है, हमने जो कुछ भी है वो खरीद के करना है। तो उन्होंने देखे, आपको अमेरिका एक आईफोन बेचता है ना तो पूरे जेलम शहर की गंदम 1 साल की पूरी हो जाती है। हम इतनी मेहनत करके उगाते हैं, वो टेक्नोलॉजी का खा रहे हैं, ठीक है। उनको उगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रूट देख लें, बाकी चीज़ें। हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है, पावर्टी सर्कल को तोड़ना है, एजुकेट हों, दूसरे मुल्कों में जाएं, वहाँ से यहाँ रेमिटेंस भेजें, और इस तरीके से ये सारे का सारा मामला चलता रहे। अदरवाइज़ कोई और रास्ता नहीं है भाई। उसके अलावा वो जो आप कह रहे हैं ना वायलेंट होने वाला रास्ता है, लेकिन उसका भी रिजल्ट कोई नहीं निकलना, और तबाही होगी। जो ये वायलेंट होने वाला रास्ता है, एक अक्सर बहस ये भी चलती है, अब तो खैर सियासी तंजीमों में भी ये बहस चलती है कि ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ आपको वेपनाइज हो जाना चाहिए। और उसकी वो मिसाल देते हैं जो कश्मीर में हो रहा है, वहाँ पे ज़ालिम हुक्मरान कर रहे हैं, या फिर जो फ़लस्तीन में रहा है वहाँ ज़ालिम हुक्मरान कर रहे हैं, या फिर वो मिसाल देते हैं मिडल ईस्ट की जो अरब स्प्रिंग्स की मूवमेंट हुई थी। हालांकि उनका आउटकम इतना सक्सेसफुल नहीं था अरब स्प्रिंग्स के भी रिजल्ट में, तो वहाँ कोई बहुत फ्लरिशिंग डेमोक्रेसीज या बड़े मुल्क नहीं बन गए बल्कि और तबाह हो गए हैं। तो जो लोग ये गुफ्तगू करते हैं कि जिहाद अगेंस्ट द स्टेट एक चीज़ होती है इस्लाम के अंदर, इसकी क्या बेसिस है या नहीं है? इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। नहीं, रिजल्ट नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ इसकी बेस भी गलत है, बिल्कुल गलत है। थोड़ा इस तरीके से तो हो नहीं सकता जिहाद जो ये कह रहे हैं। ओके, जिहाद किस लिए करना है? मसलन एक जमात यहाँ कोई दीनी उठती है, वो कहती है मैंने जिहाद करना है हुक्मरान के खिलाफ। किस लिए? दीन के लिए। भाई जो तुम दीन समझ रहे हो वो तो दीन है ही नहीं है, हम तो तुम्हें भी उस दीन के ऊपर मानते नहीं है। तो हमारे लिए तो वो चेंज ऑफ मास्टर वाला मामला है। हमारे ऊपर एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है या कोई मौलवी आके बैठ जाए, हमारे लिए बराबर है। ना इनका कोई दीन से लेना देना, ना उनके दीन से लेना देना, ये दीन तो है ही नहीं वो। अब जो दीन है एक्चुअल, उस पर जो चलने वाले लोग हैं
उनको हम कभी भी इस आग में नहीं झोंकेंगे। हम पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर कायल हैं। जो मैंने आपको बताया, नबी इस्लाम ने एक दिन में सब कुछ नहीं किया। और दूसरा, नबी इस्लाम की मिसाल डॉक्टर इसरार साहब या मौदूदी साहब का पेश करके लोगों को ये गरमाना कि ऐसा हो सकता है, भाई इंसानी हिस्ट्री में ना उससे पहले वैसा हुआ ना बाद में हुआ। ऐसे ही 50 साल बाद तो नबी इस्लाम की पूरी औलाद ज़बह कर दी है उम्मत ने। तो मुझे बताएं, हम तो 1400 साल बाद बैठे हुए हैं, अब कौन सा ऐसा मोर्चा हो गया कि उससे कोई बेहतर ज़माना आ गया कि कोई चेंज आ जाएगी? इस तरह नहीं होगी। ग्रॉस रूट लेवल से उठाना होगा, उसका रिजल्ट कुछ भी निकले। ये जो हमारी 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी, ये तो हम सुकून से गुजारेंगे ना, लोगों को एजुकेट करेंगे। ठीक है, देखिए दुनिया में हम इसलिए हैं कि हम खा के मर जाएं। पूरी ज़िंदगी हम ये मेहनत करते रहें कि जी हमने अपने बच्चों की तालीम का खर्चा कैसे पूरा करना है, और हमें लोग ये बताते रहें कि आप रोज़ाना 100 दफ़ा दुरूशी पढ़ा करें। भाई फ़राइज़ अपने पूरे करें, बाकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए जहाँ आप जा सकते हैं जाएँ, हलाल कमाएँ, और उसके बाद मेहनत करने के बाद इस मुल्क को दें, ताकि यहाँ पे जो पॉवर्टी सर्कल में लोग हैं वो बाहर निकल सकें। बाकी यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भी ख्वाब ख्याली के अंदर कोई ना रहे। मुझे रियलिटी पता है मेरे भाई, इस वक्त PhD लेवल के लोग डाटा ऑपरेटर के तौर पर जॉब कर रहे हैं 30-30, 40-40 हज़ार की। ये इस तरह होता है दुनिया के अंदर। इंजीनियर्स की 30-30, 40-40 हज़ार की नौकरी लगी हुई है, जो एक रेडीबान भी कमा लेता है। तो इस मुल्क के अंदर ये है। ये जब हम ये बातें करते हैं, कहते हैं ये टैलेंट बाहर भेज रहा है। आपने टैलेंट को कत्ल करना है। मैं उनको ये कह रहा हूं कि जान बचा के वहां चले जाओ, यहाँ तुम कत्ल हो जाओगे या खुदकुशी कर लोगे। तो मैं तो बड़ी नेकी कर रहा हूं। टैलेंट तो उन मुल्कों की जरूरत है जहां पे उसके बाय करने वाले मौजूद हैं, अप्रिशिएटर, हाँ, यूज करने वाले, अप्रिशिएट भी, दूसरी कोई मौके भी हो ना। पाकिस्तान में कोई मौके हैं कि यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका रुके? क्यों रुके? किस लिए रुके? भूखा मर जाए, एंजाइटी का शिकार हो जाए। अली भाई ये कहते हैं, अगर इस वक्त इसी गुफ्तगू में से एक बात निकलती है, अगर इस वक्त किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक आम शख्स की बात कर रहे हैं, मेरी तरह क्राउड में जो लोग बैठे हैं उनकी तरह, अपॉर्चुनिटी मिलती है फ़लस्तीन जाके काम करने के लिए, मैं कोई ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम करने के लिए कोई चीज़, उसको वो अवेल करनी चाहिए या नहीं? कोई नहीं, वो तो अंदर जाने नहीं दे रहे। फिर वही हवाई बात है। नहीं, मैं बताता हूँ, वेस्ट बैंक में जाने दे रहे हैं। आप वेस्ट बैंक जा सकते हैं, वेस्ट बैंक के जरिए फिर आप ट्रक्स के थ्रू वापस चीजें भेज मेरे भाई ट्रक्स के साथ क्या करें? कोई जाने की जरूरत नहीं। उसकी वजह ये है, देखें जो रफा बॉर्डर है ना मिस्र के साथ लगा हुआ, आप वहां पे देखें, सिर्फ मिस्र की जो मुस्लिम अवाम है उन्होंने, हालांकि वहां एक डिक्टेटर की हुकूमत है, उसके बावजूद वो डिक्टेटर भी पसीज गया काफी हद तक, बयानात की हद तक, और अवाम वहां पे उनके लिए खाना प्रोवाइड कर रही है। यहां से कोई भेजने की जरूरत नहीं है। वो करोड़ों की आबादी नहीं है भाई, मुश्किल 40 लाख के करीब आबादी है। बाकी तो 40 लाख जो है वो लेबनान के वो अपना गुजीन कैंपों में बैठे हुए हैं, या वेस्ट बैंक वाले तो ऑलमोस्ट सुकून में है इस वक्त। असल जो मसला है वो गजा का है। ये 22 लाख लोग हैं वहाँ। हाँ, 22 लाख के करीब लोग हैं, बिल्कुल गजा के अंदर 22 लाख है। अच्छा, तो उनके लिए जो खुराक है वहां पे मौजूद है। ठीक है। हाँ, तो यहां से जाके क्या करना है आपने? कुछ भी नहीं ना। उन्होंने आपको एंटर होने देना भाई, जो वहां बैठे हुए उनको नहीं एंटर होने दे। कल उन्होंने एक एम्बुलेंस एंटर हुई है, ठीक है, उसको उन्होंने पकड़ के तो फटका दिए, 15 लोग मारे। थोड़ा सा यहाँ पे एक पर्सनली भी मैं ज़्यादा तौर पे लोगों को कहता हूँ कि इतनी वीडियोस मत देखें, इतना अपना दिल मत जलाएं, लोगों के लिए दुआ करें। और फाइनेंशली वहाँ पे काफ़ी कुछ पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़्यादा नज़दीक एक मसला है बलूचिस्तान के अंदर और KPA के अंदर, अभी 1.2 मिलियन अफ़गानियों को, जिनमें से मेजॉरिटी सेकंड और थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, बल्कि आधे से ज़्यादा इस वक्त बॉर्डर पे फंसे हुए। उनकी इमदाद को क्यों नहीं लोग भाग रहे? और फ़लस्तीन की इमदाद को लोग, वो कहते हैं ना, पज पढ़ने की कोशिश करें। बस जज्बाती डॉक्ट्रिन ना। और दूसरा, ये जो पज जा रहे हैं, मेजॉरिटी हराम खोर हैं, चंदा खोर हैं। ये लोगों के पैसे थे आते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वहां पे ईमानदार नहीं है। वो अपने ऊपर उसने कौन सा इस्लाम नाफिज किया हुआ है? एक जज्बाती डॉक्ट्रिन चल रही है। नहीं, अफगानिस्तान के जो लोग वापस जा रहे हैं, अफगानिस्तान जो जी, उनके साथ भी करना चाहिए। मैंने तो लाइव सेशन में कहा है कि इस वक्त जिन लोगों की अबाउजदाद की कब्रें यहाँ पे हैं, ऐसी आप उनको इस तरीके से निकाल रहे हैं, तो ये सब के सब लोग आप अपने खिलाफ कर रहे हैं। एक तरीके के साथ इसको निकाला जाए, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। मैं आपको बताऊं, इस वक्त अफगानी पाकिस्तानियों से उतनी नफरत करते हैं जितना पाकिस्तानी इंडिया की मोदी हुकूमत से करती है। इंडियन से नहीं, इंडिया की मोदी हुकूमत से करती है, हिंदुत्व से करती है, RSS से करती है। हाँ, इस तरह के नफरत के जज्बात हैं, पहले भी थे, अब बहुत ज्यादा भड़क गए। तो बाकी जो पाकिस्तान के मसले हैं वो अपनी जगह हैं,
उनके साथ भी मसले जुड़े हुए हैं, लेकिन वही बात है, इन मसलों का बानी कौन है? ज़ियाउल हक। हमने जो लुच फ्राई किया, रशिया जो हमारे साथ था उसके साथ तो हमने दुश्मनी कर ली, और जो पूरा 20,000 किलोमीटर बाद आधा ग्लोब घूमने के बाद दूसरा साइड पे था अमेरिका, उसके साथ हमने दोस्ती की और हर दफा हम डसे गए। एंड रिजल्ट आज आपके सामने है। तो ये तो खराबी तो वहीं से शुरू हो गई थी। उस वक्त जो लोग इनको समझा रहे थे कि आप ये ना करें, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकला। हम कहते थे हमारा 5वां सूबा है ये अफगानिस्तान, और वो देख लें, उनकी तो 2 नस्लें जो है जंग के अंदर ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे कोई बरकत नहीं है। ये अमेरिका के डॉलर्स की बरकत है और कुछ स्मगलिंग की बरकत है, इन्वर्टेड कामर्स में मेजॉरिटी जी जी, कि उनके इस वक्त 360 रुपये हों, हमारे 1000 रुपये बनते हैं, हमारे से वो 2.5 गुना ऊपर चलेगी उनकी। वो उसकी बड़ी सिंपल वजह जी, पर जो भी वजह है, एंड रिजल्ट तो ये है, ये हो चुका है। तो लेकिन एक इशू है, वहां पे 60% पहाड़ है, रोजगार के मौके बहुत कम है, ठीक है। तो यहां से भी जो लोग जाएंगे वहां पे बर्डन ही उनके लिए बनेंगे। तो इनके लिए कोई ऐसा सिलसिला करना चाहिए था कि एक स्टेजेस के अंदर इनको सेटल किसी तरीके से अगर कर सकते हैं। मुआखात वाला मामला जो नबी इस्लाम ने भी किया था, एक मुहाजिर और एक अंसार को भाई बनाया था, ठीक है। अभी तो यहाँ म्यांमार के लोग, बांग्लादेश के लोग भी बैठे हुए हैं कराची में, नेशनलिटी नहीं उनके पास, वो कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। ये सारी चीज़ें किसी तरीके से होनी चाहिए थी। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि दुश्मनी बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो इनकी पल्स इस वक्त चेक कर रहा हूँ ना, जो बनी हुई है वो बड़ी ख़तरनाक बनी हुई है। तो लेकिन पाकिस्तान की अपनी जगह मजबूरी थी, जो एक इंटरनेशनल कवानीन है उनके तहत ये अपनी जगह जस्टिफाई है, लेकिन ये मामला बिगाड़ने के बाद जब ठीक किया जाता है ना, तो फिर उसके लिए आप देखें, ऑपरेशन करवाने भी जाए ना अगर दांत का, वो कहते हैं नहीं पहले आपको दवाई देंगे ये ज़ख्म खुश्क हो, क्योंकि अगर यहाँ ऑपरेशन किया तो आपका मामला ख़राब हो जाएगा। वो पहले ज़ख्म को खुश्क करते हैं। हमने ज़ख्म खुश्क किए बगैर ही ना फ़ौरन से एक डिसीजन सुना दी है। असल में इस तरह की वो मूव्स होती हैं। मैं समझे थोड़ा सा OIC के तबाह होने के बाद ये इसमें 3-4 लोग बड़े करैक्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शाह फैसल, मोहम्मद कदाफ़ी, सद्दाम हुसैन रज़ा, इन सब के बाद जब पैन इस्लामिज़म का कॉन्सेप्ट सॉर्ट ऑफ वाइंड अप हो जाता है इस खित्ते में, तो हम ऑल ऑफ सडन देखते हैं कि हमारे बॉर्डर्स बहुत ही सेंसिटिव बन जाते हैं एकदम से। ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की उम्र 75 साल है, इंसानी इतिहास के बराबर तो कुछ भी नहीं है 75 साल में, आंख झपकने के भी बराबर नहीं होगा। तो हम इतना रिजिड क्यों हैं इन बॉर्डरों पे? मतलब हमने ये क्यों ठान लिया है कि यही वो 4 दीवारी है जिसके लिए जीना मरना हर चीज़ है, इसके बियॉन्ड कोई चीज़ नहीं है। हालांकि अगर हम असहाबा की ज़िंदगी देखें तो ना उनके अज़ाइम, ना उनके कारोबार, ना उनकी सोच इस बॉर्डर के कॉन्सेप्ट में फंसी हुई थी। एक चीज़ डॉक्टर असरार के लेक्चरों में अक्सर सुनने को मिलती थी कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। वो उनका जो मौक़िफ़ था नेशन स्टेट पे, वो इंतहाई मुख्तलिफ था, बल्कि एंटी स्टेट था टू सम एक्सटेंट, कि वो नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं होते थे। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये नेशन स्टेट एक फितना है जो हमें पेश कर दिया गया है, और ये जो आर्बिट्ररी लकीरें ब्रिटिश एम्पायर या क्या कहते हैं डच एम्पायर बना गया हमारे जोन में, ये हमें तबाह निस्तो नाबूद कर दें, क्योंकि हमारे इतिहास में भी कोई बॉर्डर से कॉन्सेप्ट इस तरह थे नहीं। आज इन बॉर्डर्स को क्या एज मुस्लिम उम्मत हमें रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए? क्यों रिजेक्ट करेंगे? दुनिया बदल चुकी है। डॉक्टर साहब पता क्या बात कर रहे हैं कि इस्लाम में जो सहाबा कराम ने हज किया है वो ऊँट पे और घोड़ों पे किया है। इस्लाम में बोइंग 747 में आप जहाज़ में बैठ के हज के लिए ना जाएं। इस दुनिया की रियलिटी को आप समझें। इस वक्त दुनिया एम्पायर से निकल के कंट्रीज में जा चुकी है। ये इसी तरीके से इन्हीं मामलात को आगे लेके चलना है, इसी में आपने बेहतरी करनी है। ये जो आप कह रहे हैं बाउंड्री से निकलना है, और भाई बाउंड्री से निकलने का उनको हक हासिल था जिन्होंने अपनी बाउंड्री के अंदर इस्लाम नाफिज किया था। इस वक्त मस्जिद की पहली सफ में अमेरिका की तबाही की दुआएं कर रहे होते हैं बूढ़े खड़े होके, दूसरी सफ में बच्चे ग्रीन कार्ड के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। इसमें ये वाली बातें करना कि जी बॉर्डर खोल देने चाहिए, पूरी दुनिया को फतह कर लेना चाहिए, कौन भाई फतह करने का हक अमेरिका को है जिनके पास टेक्नोलॉजी है और ये अर्न की है उन्होंने। अमेरिका की ये हिस्ट्री आप देखें, 1776 में अमेरिका बना है, ग्रेट ब्रिटेन से उन्होंने उस वक्त आजादी ली थी। जी हाँ, और फिर वो देखें अब्राहम लिंकन की आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। ये एक दिन में नहीं सब कुछ हुआ, लेकिन हमने तो स्टार्ट भी नहीं लिया हुआ ना। ये सारी बातें जो है ना, ये इल्मी शावत है,
प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप रियलिटी को समझ लें कि इसी रियलिटी के साथ आपने जीना है, इसी में आप बेहतरी की तलाश करेंगे। आप पुराने माजी को याद कर करके ना रोएं, इसका कोई फायदा नहीं है सिवाय रोने के। और वो जिस माजी को याद करके ये लोग रोते हैं ना, हम तो उस माजी को भी कोई इतना अच्छा नहीं समझते। अगर आप बनु उमैया, बनु अब्बास, ये सल्तनत उस्मानिया की बात करें या मुगल एम्पायर की बात करें, सिर्फ हमारी एक हमदर्दी है कि वो मुसलमान थे। इस्लामी हुकूमतें ये लोग नहीं थे, मुसलमान थे। एक शेल्टर था मुसलमानों के ऊपर। खिलाफतें तो कह नहीं सकते, रियासतें थी, वो रियासतें थी। तो क्या कत्लो गारत नहीं किया इन्होंने? बेपनाह। सल्तनत उस्मानिया ने नहीं किया, बेपनाह। औरंगजेब आलमगीर, जो आप एक रोल मॉडल के तौर पर मुसलमानों का हुक्मरान पेश करते हैं, मैं खुद मुगल हूं तो मैं तो ये बात कर सकता हूं ना, हमारे ही बड़े थे ना वो। उसने अपने बाप को 9 साल के लिए शाहजहां को कैद करवा दिया था, ठीक है ना जी। और ये उसी का बेटा था जिस औरत के लिए उसने ताजमहल बनवाया हुआ था। तो देख लें क्या हुआ। और यहां इनको फतावा आलमगीरी याद आ रहा है जी। 1400 उलमा को बिठा के रोटी खिला के उसने एक फतावा आलमगीरी आई जी, इस्लाम की खिदमत करती है। इस्लाम का कोई लेना देना नहीं लोगों के साथ, ये सब मुसलमान थे। जस्ट जिस तरह वो कहते हैं जी ओबामा का नाम है बारिक हुसैन ओबामा, तो ठीक है आप उसको मुसलमान कह लो। हाँ, ये दुनिया में इस तरह नहीं होता भाई। दुनिया में जो इस दुनिया के सिस्टम के साथ मुखलिस होकर सही तरीके से मामलात को लेकर चलता है, उसको आउटपुट मिलती है। अली भाई क्या कहते हैं, इसके अंदर एक चीज़ समझ आती है आपकी गुफ्तगू से कि माजी की तरफ रजू ना कीजिए, दुनिया बहुत बदल गई है। जी जी, करंट पे फोकस कीजिए। जी हाँ बिल्कुल। दीन के जो मसाइल है ना, दीन के जो हमारी आखिरत से मुतल्लिक है, उसके लिए हम माजी की तरफ जाएंगे, कुरान और सुन्नत की तरफ। ओके। लेकिन जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसके लिए तो हमें कुरान ने वाज़ेह कह दिया, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। इंसान उस चीज़ की पैरवी मत कर जिसके बारे में तेरे पास डेफिनेट इल्म नहीं है। बेशक कान, आंख और अक्ल इसके बारे में पूछा जाएगा। देखें, साइंस ने तो अपनी बरक़ात सामने जाहिर कर दी है। ये जो हम आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, इसमें से कोई एक चीज़ भी अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, बनु उमैया शरीफ, बनु अब्बास शरीफ, ठीक है जी, इस तरीके से सल्तनत उस्मानिया शरीफ को नज़र आ रही है? तो देखें, वो तो हर जगह पहुंच चुके हैं। इनका मुकाबला इसी तरीके से होना है भाई। ये आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। देखें, ये प्रिंटिंग मैं तो कुरान और सुन्नत नहीं पेश कर सकता आपको। आप देखें, मैं आपको एक और तल्ख हकीकत बताता हूँ, आपकी कभी इस तरफ तवज्जो नहीं गई होगी सर, कि ये सहाबा कराम ने नबी इस्लाम की वफ़ात के बाद कुरान को किताबी शक्ल में एक जगह क्यों जमा किया? उसके पीछे रीज़न है भाई, उस ज़माने में कागज़ नहीं होता था, ठीक है। तो कुरान किस तरह लोगों को दिए जाते हैं? जो लोग 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करते थे, उनके घरों में कुरान होना था, कागज़ भी नहीं था। और कुरान होता तो एक एक कमरा चाहिए था। वो एक एक कमरे में कितनी कितनी फैमिलीज रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे। एक कुरान को जब चमड़ों पे लिखा जाए, दरख्त के पत्तों पे लिखा जाए, दरख्त की छालों पे लिखा जाए, कपड़े पे लिखा जाए, तो एक कुरान का मुसहफ बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा होगा, एक पारा भी इतने का बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से फिर अरब के लोग क्या करते थे, वो क्रैम कर लेते थे हर चीज को। कागज ही नहीं था ना। कागज जब आया है तो ये आज प्रिंटिंग प्रेस की आपको बहारें नजर आ रही हैं, किताबें जो आपको नजर आ रही हैं, तो ये अब आपको कहे नहीं नबी इस्लाम के ज़माने में नहीं था, लिहाजा सब किताबों को इनको आग लगा दीजिए, इन मुसहफ की कोई ज़रूरत नहीं, लोग ज़ुबानी क्रैम करें, लोग ज़ुबानी अहादीस याद करें। भाई नहीं हो सकता इस तरह। अब दुनिया आगे जा चुकी हुई है, अब आप पीछे को याद ना करें। अब आप कहें जी इमाम बुखारी को अगर 6 लाख रवायतें याद थी, हमारे स्टूडेंट को नहीं, भाई नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि अब पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। अब हमारी एफर्ट और कामों की तरफ लगती हैं, हमारे प्रॉब्लम्स और हैं, हमारी ज़रूरियात और हैं, हमने इस दौर के अंदर जीना है। अली भाई ये कहते हैं एक जिहाद का जो तरीका नया सामने आ रहा है, और इस पर भी पिछले खैर ऐसे बहस होती रही है हमारे मुआशरे में, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में बहस थोड़ी गर्म हो गई, वो है चीज़ों का बॉयकॉट करना। उस पर सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, क्या कहते हैं, थोड़ा तफसील समझाने के लिए। बॉयकॉट 2 शक्लों में, एक ये एक जाहिल ओपिनियन होता है कि जो चीज़ बाहरों आई है उन्हें बॉयकॉट कर दो, और एक थोड़ा टारगेटेड बॉयकॉटिंग है कि अगर कोई किसी जेनोसाइड में मुलव्वस है कंपनी डायरेक्टली, जिस तरह मिसाल के तौर पे चाइना के अंदर जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वही वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाकिस्तान को भी असला बेचते जो वीगर्स को मारती है, तो आप उसे ना परचेज़ करें, उसकी मईशत में डायरेक्टली शामिल ना हो। उसका एक मिसाल दी जाती है कि मैकडॉनल्ड्स जो है, जो ग्लोबल कंग्लोमरेट है, वो फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहा है IDF को, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, तो लिहाजा मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट किया जाए। इसके ऊपर जो पहली वाली बहस है उस पर तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, वो एक झालाना अहमकाना स्टेटमेंट है। वो तो फिर एनक से ले के इवन के कुछ ब्लेंड ऑफ कॉटन जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई कॉरपोरेशन या कंपनी मुलव्वस है किसी जेनोसाइड में कहीं पे भी, चाहे वो आपकी ही क्यों ना हो, उसका बॉयकॉट करना क्या जिहाद की शक्ल है? देखें, एक नाजुक आपने टॉपिक छेड़ लिया है। इन दोनों चीज़ों को आप शराफत की वजह से अलग कर रहे हैं, अलग नहीं है, जनरल स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो मैंने तो अपने लाइव सेशन में कहा है कि मुझे उन चीज़ों की लिस्ट नहीं चाहिए जो अमेरिका या इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं। अमेरिका को आप छोड़ नहीं सकते, ये दो नंबरी छोड़ें। उसकी वजह यह है कि अमेरिका $40 बिलियन हर साल देता है इसराइल को। ज़्यादा हो गया। अब इस दफ़ा इन्होंने इस जंग के लिए $100 अरब जो है वो इस जंग के लिए मुख्तस किया है। वो आयरन डोम सिस्टम और बाकी डिफेंस के लिए वो रेगुलरली $40 अरब हर साल देते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अमेरिका की सारी चीज़ों का बाइकाट होना चाहिए। तो कितने उलमा ने, कितने वाइजीन ने, कितने वीलॉगर्स ने आपकी पॉडकास्ट में बैठ के अपने आईफोन तोड़े हैं? किसी ने भी नहीं। तो बस कहानियां करवा रहे हैं ना। तो दुनिया की हर चीज़ का आप बाइकआउट करेंगे। अगर आप कहेंगे हम चाइना से लेंगे, चाइना को तो उठाई अमेरिका ने, जर्मनी को अमेरिका ने उठाया, जापान को अमेरिका ने उठाया। यानी पीछे जो गौसे वक्त है ना, जो बुजुर्गान दीन का हेड है, यानी मैं इनको इनकी लैंग्वेज बता रहा हूं, वो अमेरिका ही है। ठीक है, तो आप जिस चीज को डीप डीप करेंगे ना, अमेरिका आपको नजर आएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? तो मैंने इनको कहा था मुझे लिस्ट उन चीजों की नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट उन चीजों की चाहिए जिसमें अमेरिका और इसराइल की इन्वॉल्वमेंट ना हो। मुझे वो लिस्ट बना दें कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना हमें बताएं कि ये इस्तेमाल नहीं करनी, ना 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 ना। आपने हमें ये लिस्ट देनी है कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइम क़यामत तक है। आप सोच होंगे वो लिस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए क़यामत तक टाइम चाहिए। ये एक बात नहीं प्रोड्यूस कर सकते, एक चीज नहीं वहां लिख सकते, ऑल्टरनेटिव नहीं एग्जिस्ट करता। ये अगर मिसवाक भी देंगे ना, उसका जो प्रिजर्वेटिव है ना, वो कहीं ना कहीं किसी यहूदी ने उसकी कोई ना कोई इन्वेंशन की होगी, कोई डिस्कवरी की होगी। जब नोबेल प्राइज 1/4 मिले हुए यहूदियों को, ठीक है, दुनिया में सब के सब इस वक्त जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप F-16 उनसे लेके, और उनके पार्ट्स भी आपके पास पूरे नहीं है, आप उनको धमकियां लगाएंगे, इसलिए लगाते भी कोई नहीं। उनके पास 16 दूनी 32 ते 3 विच जमा करो, F-35 है उन्होंने को, ठीक है जी, तो अड़ी गिनती मुक जानी है। तो ये मैं इसलिए ये मायूसी नहीं फैला रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, रियलिटी। मैं जिस तरह दीन को रियलिटी में देखता हूं ना, पहले लोग कहते हैं ये पागल है, ये करो, इतने इतने बड़े बुजुर्ग उन्होंने दिया इतनी कितना, ओ मैं कहा फराड़िए जे, ये बहुत बड़े धोखेबाज जे, इन्होंने तुम्हारे नबी का नाम से तुम्हें धोखा दिता है। आज देख ले मीम्स बन रही है ना, मैंने मनवा लिया ना वहां से हाँ मनवा लिया ना। तो जिस तरह मैं अभी ये जो बातें कर रहा हूं ना, ये इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये सारे मानेंगे कि ये सब जज्बाती चीजें। और दूसरी बात मुझे बताएं, ये जितनी आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन चीजों के साथ तो हमारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मैं देखता हूं किसी मौलवी की ये अपनी कोई आउटलेट होती ना, मैकडॉनल्ड्स की, जी मैं देखता हूं जनाब किस तरह वो बाइकाट करता। अब मुझे बताएं कि ये बाइकाट करके जो आप बैठ गए हुए हैं, ठीक है, आपके पास तो नौकरियां भी नहीं है, ये कौन सी आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? हाँ, आप खिदमत ये करें कि अपने जो बड़े हैं ना, उनको कहें इनके मुकाबले के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और ये जितने मैकडोनल्ड के बेरोजगार हैं, कोको कोला के, पेप्सी के, इनको वहां जॉब दें। जिस दिन उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिया ना इनको, उस दिन मैं इंशाल्लाह बाइकाट का ऐलान कर दूंगा, और टाइम क़यामत तक जाए। नहीं, ये तो बहुत क्या कर रहे हैं यार, नॉनसेंस बात है। ये कपड़े इनके उतारने पड़ जाएंगे। ये जिन मशीनों पे आपके कपड़े बन रहे हैं ना भाई, इसके पीछे भी अमेरिका इसराइल है। किस चीज की आप बात करेंगे? उनके फोन बनाए हुए, उसमें आप वीलॉग रिकॉर्ड करवा के लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं। इसका मतलब है ये चाह रहे हैं कि आप हमसे मोबाइल फोन ना छीने, आप हमारी मतलब की चीज ना छीने जो हम आपको बता रहे हो। अच्छा, ये आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई फास्ट फूड का बहुत दिल दादा हूं। मैं तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं हूं। मेरा ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मैं शौक से पीता हूं, तो वो कावा पी लेता हूं या दूध पत्ती, बस। मुझे बोतल से कोई इंटरेस्ट नहीं बचपन से, तो मुझे ना फास्ट फूड के साथ कोई इंटरेस्ट है। मेरा अपना जाती इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज पे बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप जिस मस्जिद के कालीन पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो भी इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लिस्ट उन चीजों की नहीं चाहिए कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, मुझे उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिस पे ये लिख के दें कि ये प्रोडक्ट किसी भी एतबार से इसराइल और अमेरिका से ताल्लुक नहीं रखती, और अगर ये ताल्लुक रखती है तो हमारी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाकें। अगर ये ताल्लुक रखती है तो अल्लाह ताला हमें ईमान पे मौत ना दे, और इंजीनियर साहब की सारी लानतें और बदुआओं के हम मुस्तहिक हों, और आगे लिखें आमीन। मैं तैयार हूं।
अली भाई इसमें अगेन क्या कहते हैं, इस मौक़िफ़ से मैं आपके बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अल्टरनेटिव्स बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें, कि हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो। बल्कि जो आपने शुरू में मौक़िफ़ दिया था कि पढ़ लिख के चीज़ें क्रिएशन करने की तरफ हमने खुद जाना है, उससे इत्तफ़ाक़ है। लेकिन यहाँ पे माज़ा के साथ एक इख्तलाफ ज़रूर है। अमेरिका के अंदर इस वक्त हर स्टेट के अंदर वो बिल पास करा रहे हैं कि फ़लस्तीनी प्रोडक्ट्स को बैन करना जायज़ नहीं है, और जो करेगा वो इल्लीगल होगा। मसलन उसको एक्टिवली प्रोपेगेट इल्लीगल होगा, जो स्टोर उसको नहीं रखेगा वो इल्लीगल हो। उसकी वजह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फ़लस्तीनी या इसराइली वैसे कि अगर मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ मिसाल के तौर पे, और मेरी दुकान है और मैं कहता जी आज के बाद इसराइली प्रोडक्ट मैं पिछों होलसेल नहीं खरीदूँगा, वो इल्लीगल उन्होंने करार दिया। न्यूयॉर्क में तो हो गया, 16 स्टेट में गालबन हो गया। और उसकी बुनियादी वजह ये है जो ख़ुद कांग्रेस ने वहाँ कही है कि मईशत ऑफ इसराइल को इस सेंसिटिव टाइम पे आबाद रखना बहुत ज़रूरी है, कि वो बहुत बड़ी जंग लड़ें। वो ज़ाहिर उनका एक मौक़िफ़ है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बायकॉट का जो पिंच होता है वो फील हो रहा है पीछे, क्योंकि जहाँ पे इतनी मायूसी है। और आपकी बात दुरुस्त है कि हम उनसे शायद लड़ के जीत नहीं सकते इस वक्त जो हमारी सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन अवाम को वेंट चाहिए ही चाहिए। हाउएवर इस सब को मद्देनज़र रखते हुए मेरा तो इस पे ये ज़ाती मौक़िफ़ था कि सरकार को यहाँ कभी मैकडॉनल्ड्स बनने ही नहीं देना चाहिए था। ओ चले, ये तो अब एक ख्वाबों की दुनिया है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे एक चीज़ अफेक्टिव है, तो क्या उस टूल को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मैं आपको दावे से कहता हूँ, कल को आप अमेरिका में अगर ये कैंपेन चलाएंगे ना कि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या किसी और कोई भी मुल्क की प्रोडक्ट हम यहाँ स्टोर्स पे नहीं रखने देंगे, अमेरिका की कोर्ट उसके भी खिलाफ फैसला दे देगी। नहीं सर, उन्होंने रशिया के खिलाफ ये किया है। यूक्रेन वॉर के अंदर उन्होंने रशियन प्रोडक्ट सारे बैन किए। रशिया की मिसाल तो एक बहुत वर्स्ट हो गई है ना। रशिया क्या कुछ कर रहा है? भी तो फ़लस्तीन नहीं, मुझे बताए रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया है, क्या ये दुरुस्त है? ये इन्वेजन दुरुस्त है इस तरीके से? नहीं, कतई नहीं। इसमें तो बस गलत है ना। तो जब एक चीज गलत हुई हुई है तो वो दुनिया के ठेकेदार है ना इस वक्त, ठीक है। तो एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार को रोकेगा ना कि भाई ये तू क्या कर रहा है। यहाँ पे भी खान साहब हमें कहानियां कराते रहे, ये बड़ी काला सूट पहन के बड़े मजे से खड़े हुए थे प्यूटन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे हकीकत टीवी और फलाना टीवी टमकाना टीवी चढ़ा रहा था जी, वो तो अनोन इंजीनियर साहब पता, और रशिया नाल असी खलोते हैं। बस जब ये निकाले गए हुकूमत से, उसके बाद जब इनसे इंटरव्यू लिया गया, खान साहब की आवाज़ निकल गई। खान साहब ने कहा बिल्कुल रशिया ने गलत किया। पहले डिफेंड करते थे, फिर कहा जी ये इन्वेजन गलत है। आर्मी चीफ ने तो पहले ही कह दिया था, ठीक है। तो बात यह कि ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें, उसूल के साथ खड़े हों। ये जो आप मिसाल दे रहे हैं रशिया वाली, वो तो ज़रा एक बड़े लेवल के ऊपर एक वर्स्ट चीज़ है ना। दो बड़े लोग, वो एक बड़ों की लड़ाइयाँ हैं और उसमें हम लोग बीच में कुचले जाते हैं। अगर OIC मिलता है और ये सारी की सारी कोई लिस्ट तैयार होती है तो लिस्ट मुझे दे, मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूंगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि आप अपनी मर्जी की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उसमें अगर आपके स्मार्टफोन शामिल नहीं होंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये 2 नंबरी क्यों? अल्लाह के लिए स्मार्टफोन की कुर्बानी नहीं कर सकते? करो ना। हमें तो कहते थे ना कि जी साहबा कराम जो है वो नंगे पांव भी चल पड़े थे गज़वे तबूक के लिए, तो चलो ना तुम भी नंगे पांव। मतलब खुद बैठे हुए V8 के अंदर हमें बता रहे हो कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे। देखिए अली भाई, इसके अंदर एक मतलब मुझे आइडिया है आप ये क्यों करते हैं कि जहाँ पे आप बहस और गुफ्तगू का मुआशरे का लेवल यहाँ उठाते हैं, जब आप अपने, मैं मुखालफीन नहीं उनको समझता कि मेरे नज़दीक वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल के नहीं हैं, लेकिन जो बाज़ाहिर आके मुखालफीन है, जब आप उनसे बहस करते हैं तो उनके लिए पैमाना आप इधर नीचे रख देते हैं। आप एक तरफ ये बहस नहीं कर सकते कि हमें जदीद साइंसी तरीके से और एक इल्मी अंदाज से गुफ्तगू लेके चलना है, और फिर उनकी बहस के लिए उनको एक छोटे बच्चे से जिस तरह गुफ्तगू की जाती है, अल्लाह भी ऐसे ही करता है। अल्लाह भी ऐसे ही करता है। उसकी वजह यह है, देखिए ये सेम इतराज़ अल्लाह पे भी किया है काफरों ने कि कुरान के अंदर मकड़ी की और मक्खी की मिसाल क्यों आई? अल्लाह ने कहा कि अल्लाह इस बात से हया महसूस नहीं करता कि मच्छर की भी मिसाल बयान करे या किसी हकीर चीज़ की भी। क्यों? अल्लाह का मकसद बात समझाना है। अल्लाह ने कहा कि ये जिन हस्तियों को पुकार रहे हो ना, ये एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, और मक्खी इनसे कोई छीन के ले जाए ये वापस नहीं ले सकते। तो काफरों ने कहा अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती और मिसाल दे रहा है मक्खी की, को देनी थी तो कोई आती थी मिसाल देना, ठीक है। बात यह कि जिन लोगों को समझाया जा रहा है ना, उनको यही लैंग्वेज समझ आती है। हाँ, आप उसमें कोई एक एथिकल एक बैरियर को क्रॉस ना करें, लेकिन उनके लेवल पे उतर के उनको बताना है। देखें ये उनका तरीका वारदात है। वो इसी तरीके से गुफ्तगू करते हैं कि अगर ये मेरी बात गलत हुई तो मेरी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाकें। ये बाकायदा हिले उन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। अब एक बंदा जो कहता है मैं फिक़ह हनफी पे चलने वाला हूं, मैं तो उसको उसकी मिसाल दूंगा। मसलन आपने मुझे छेड़ना है ना,
मुझे आपके कुरान में ये लिखा हुआ है, तो इंजीनियर साहब कुरान की इस आयत के तहत आपके लिए फिर हम यूं करते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल मैं मानता हूं। तो ये अगर अपने बुजुर्गों से शर्मिंदा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इनको इनकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इनके बुजुर्गों से समझा रहा हूं। तो मैंने एक लिस्ट मांगी है आपके प्लेटफॉर्म की बरकत से। मुझे लिस्ट ये नहीं चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट अमेरिका और इसराइल की आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मुझे लिस्ट ये चाहिए कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका अमेरिका इसराइल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये आप इस्तेमाल करें। अली भाई ओवरऑल मुस्लिम साबुन चाहिए मुझे, बेसिक नीड मैं बताता हूँ, साबुन, टूथपेस्ट। और यार ये तो आपके साबुन भी खत्म करवाए हुए हैं, टूथपेस्ट जो इन्होंने उठाए हुए हैं, अब वो टूथपेस्ट नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आप बताएं, खुदा न खास्ता आपका कोई करीबी रिश्तेदार जिंदगी मौत की कशमकश में है और आप मेडिकल स्टोर पे गए हैं, आपको बताया जाता है ये इसराइल का टीका है, ये अमेरिका का टीका है और ये अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ का या मुफ्ती आजम पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है, आप कौन सा टीका लेंगे? मुफ्ती आजम पाकिस्तान वाला लेंगे? अली भाई ये बहस में समझ नहीं, नहीं, ये बात रियलिटी है, ये बहस नहीं हो रही। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे कुर्बानी मांग रहे हैं, खुद कोई भी नहीं कर रहे। ये इस दुनिया के बाशिंदे नहीं है, खुद ये चांद पे रह के हमें दुनिया की बातें बता रहे हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। इस बात से भी इत्तेफाक है। हाँ। लेकिन जो आपने इक्विवेलेंसी ड्रॉ की है कि ये इसराइल का प्रोडक्ट है, ये अमेरिका का, ये अजमेर शरीफ का है, एक्चुअली थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि 3 हफ्ते से हम इस टॉपिक को कवर कर रहे थे अपने रेगुलर प्रोग्राम के ऊपर, तो हमने लिस्ट बनाना शुरू की है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, और उसमें स्पेसिफिकली हम नोटिस ले रहे हैं कि केमिकल्स भी कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक चीज़ का प्रॉब्लम है जो आपने सबसे अच्छा हाईलाइट किया। पाकिस्तान में टैलेंट भी मौजूद है, गुफ्तगू का मेयार भी मौजूद है, इल्म भी मौजूद है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। जिस तरह आपने अपने लिए मौका खुद बनाया, आपको दिया किसी ने नहीं है। किसी बंदे ने ला दिया क्या, मुझे तो उन्होंने सांस भी लेने पे पाबंदी लगाई। नहीं, वो तो ऐसी प्यार मोहब्बत में थोड़ा बहुत कर देते हैं वो। नहीं, थोड़ा बहुत उन्होंने आपने खुद बनाया। उसी तरह हमने भी ये फैसला किया कि अगर बॉयकॉट करना है और अगर प्रिंसिपली चीज़ समझ आती है तो उसके मुतबादिल ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। उसकी लिस्ट एक्चुअली हम खुद तैयार कर रहे हैं और हमारा इरादा है कि वो लिस्ट। तो आपने उन लोगों की नौकरियों का भी किया है कि जिनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करके आप पाकिस्तान में ख़त्म कर रहे हैं, उन लोगों के घरों का खर्चा कौन उठाएगा? मैं उसी बात पे आ रहा था। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट होता है। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक डिसीजन हो रहे होते हैं किसी भी लेवल के ऊपर, उसके अंदर फैसला कौन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है या उसके पीछे जो हसास अदारे होते हैं, और क्या कहते हैं आवाम की कोई से और इनपुट नहीं होती। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर हमें जो अकल समझ आई है कि हम उसका सुप्रीम कोर्टों में, अदालतों में पिटिशन फायर करें, जो हम कर सकते हैं। मसलन कि एक चीज़ जो मैंने आपसे सीखी है, आपके चैनल से सीखी है, कि जो इंसान अपने लेवल पे एफर्ट कर सकता है वो ज़रूर पूरा करे, ताकि कम से कम वो अपने कॉल और फेल में फ़र्क ना डाले। क्योंकि मैं आपके बेशुमार शागिर्द हैं, आपने उनको बुनियादी असूल बताए हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं। उसके स्कोप के बियॉन्ड कोई जाके चीज़ करता है तो मैं आपको उसका दोषी नहीं ठहरा सकता। एक स्कोप है, उसके अंदर आपने ऑपरेट करना है। बहरहाल इस लेकिन अल्लाह आपको अल्टरनेटिव देता है ना। अल्लाह कहता है जिंदगी मौत की कशमकश है तो हराम भी खाओ। बेशक वो गरीब है, वो तो मुझे अल्लाह तो कह रहा है हराम खाओ, आप कह रहे हैं बाइकआउट करो। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। देखें, अगर आप इन लोगों को अल्टरनेटिव जॉब्स नहीं देते, इनके घरों का खर्चा नहीं उठाते, जो लाखों लोग बेरोजगार होंगे इन कंपनीज के साथ जुड़े हुए पाकिस्तान में, मैकडॉनल्ड्स अकेले में 25,000। तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह से भी कोई बड़ा मॉडल लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो ज्यादा दे रहा है अपने बंदों को कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बने तो आप हराम खा सकते हो। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, फिर भी आप बाइकआउट करोगे, आप मर जाओ, बेशक भूखे मर जाओ। नहीं, ये नहीं। तो फिर आप अल्टरनेटिव देना। मुझे फिर लिस्ट ये चाहिए कि ये लिस्ट हमने बनाई, हमने कोको कोला को या इस चीज को ड्रॉप किया, इसकी जगह हमने जो है वो देवबंद शरीफ कोला और बरेली शरीफ कोला लॉन्च किया। गोरमे कोला नहीं, गोरमे की मिसाल नहीं देता, छोड़ दें। गोरमे वाले भी बेचारे जो जिंदगी गुजारे आपके सामने, उन्होंने कलमे लिख के लगाए हुए अपनी बेकरियों के बाहर। शेजान वालों ने नहीं, गोरमे वालों ने भी, जी, गोरमे वालों ने भी कलमे लिख के लगाए हुए हैं। उनके ऊपर भी इल्जाम लग गया था। शेजान वालों का तो मामला इलादा है ना। अच्छा, तो इसके बाद आप ये बताएंगे कि ये इन चीजों को ड्रॉप करके इतने नौजवान बेरोजगार हुए थे, ये उनकी लिस्ट है, इनका हमने माना इतना खर्चा बांध दिया, तो ठीक है, तो आधे से भी टाइम क़यामत तक है, बढ़ाओ लिस्ट जो ऑल्टरनेट। लेकिन अगर आप आके जज्बाती सती बातें करेंगे तो मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूं भाई, मैं तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो एक एनालिसिस करूंगा, कहूंगा यार ये है, इसका क्या करोगे। जो आपने ये इशू हाईलाइट किया है रोजगार के ऑल्टरनेटिव, उससे इत्तेफाक है मेरा। और तो बस जब तक वो आप नहीं ना कर सकते तो आप ये ना करें कि आप इधर काम डाल लें, उन लोगों का आप बेड़ा गर्क करते।
उनका कुछ करें, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो किया है, अल्लाह ने तो कहा है कि अगर 4 दफा कुरान में कहा, सूरतुल बकरा, सूरतुल अनाम, सूरतुल मायदा, सूरतुल नहल, कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो हराम भी खा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर बगावत नहीं, जान बचाने के लिए हराम खा सकते हो। इसराइल की प्रोडक्ट नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, अमेरिका की नहीं कर सकते, यानी आप अल्लाह से कोई सुपीरियर मॉडल लाना चाह रहे हैं। यार इस जज्बाती दुनिया से बाहर निकले। खुदा के लिए मुसलमान नौजवानों को समझ नहीं आती है कि इनके लहू गरवाने वाले जो मौलवी बैठे हुए हैं और इनको ऐसे ऐसा ईमान पढ़ा रहे हैं, इस्लाम पढ़ा रहे हैं, वल्लाह इनकी अपनी निजी जिंदगी इंतहाई घनौनी है, ठीक है। और जिन लोगों की निजी जिंदगी साफ भी है ना, वो भी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। मैं नाम लिए बगैर, उसमें मेरे लिए भी चंद काबिल एहतराम हस्तियां आ जाती हैं, वो फिर एक बड़ी पर्सनल बात हो जाएगी। जिन लोगों ने जरूरत नहीं है पर्सनल बात, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी आपको ये सारी बातें बताई ना, उन लोगों के पास 1970 के अंदर गाड़ियां मौजूद थी, मेरे पास आज भी मोटर बाइक है, ठीक है। लेकिन पूरी जिंदगी ना कोई जेल काटी, ना कोई मुकदमा भुगता, हाँ वीलॉग्स बना बना के, और आज हर जो है ना चैनल उठा के उनके क्लिप चढ़ा रहा है जी, इसराइल ये है जी, इल्यूमिनाटी ये है जी, फ्री मैसन ये है, फलान है, सब टोरते मुनाफिकीन थे, उन्हें जुम्मे दा मस्जिद दे मेंबर होते नजर आते हैं, जेडे कहते कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। ये बात इसराइल का यहूदी कर रहा हो, हम उसकी जुबान खींच लें, हमसे मुराद है आप जैसे जज्बाती मुसलमान, हम तो इल्मी इख्तिलाफी करेंगे, तो इनकी कोई जुबानें नहीं खींचता। अली भाई यहाँ तो ये गद्दारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक चले अब नमाज का टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो फिर टाइम निकल जाएगा। फिर अली भाई सिर्फ एक आखिरी कहते हैं सवाल ये, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए जो गुफ्तगू हमारी चल रही थी, जो एक यंग पेरेंट है उसके लिए, अगर वो हम उनकी बात करें जो मुल्क छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी मजबूरी है यहाँ पे रहना, जी। वो क्या पाथ फॉलो करें अपनी औलाद की परवरिश की प्रोटेक्शन के लिए? क्योंकि मुआशरे में जहाँ पे शरीयत नाफज नहीं हो पा रही, कि पाकिस्तान में आपको वो दिख नहीं रहा, क्योंकि सेक्स के मसले हल नहीं हो रहे, तो उस केस के अंदर वो अपनी औलाद तक कैसे दिफा करें और उनको तैयार कैसे करें? बिकॉज़ ये इस वक्त एक छोटे बच्चे के लिए जो 12, 13, 14 साल का स्कूल में है, वो रोज़ उसका ईमान टेस्ट हो रहा होता है। इतनी ज़्यादा आजमाइशें क्रिएट कर दी गई हैं स्कूलों की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, इवन के सिंपल एज मोबाइल फ़ोनों की तरफ से। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल, होम स्कूलिंग, इस्लामिक स्कूल्स की तरफ या सेम सेक्स स्कूल्स जिन्होंने कहते हैं उसकी तरफ अपनी औलाद को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बियॉन्ड वो क्या कर सकते हैं अपनी औलाद की परवरिश के लिए? ये तो वो लोग कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। इस्लामिक स्कूलों की फीसें तो ज़्यादा हैं दूसरे स्कूलों से। नहीं, उसके मुख्तलिफ टियर हैं, बाद में बात समझ हाँ, मैं और आम लोगों को दाखिला भी नहीं देते। मैं फिर पर्सनल होकर मैंने अगर उनके नाम ले दिए ना, मैंने तो खुद भुगता हुआ है ना, इसलिए छोड़ दें। इस्लाम के नाम के ऊपर जितना एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, बस छोड़ दें। लोग स्कूलिंग में भी ना आपकी चमड़ी उतारते हुए पीछे नहीं हटते, ठीक है। और वो स्टेटस, इसके लिए भाई वही करें कि आपको अगर समझ आ गई है, जिस तरह आपको समझ आई है ना, आप तक तो बात पहुंच चुकी है ना, आप अपनी औलाद को वो चीज़ सिखा दें। मुझे कुरान समझ आ गया, मैं अपनी औलाद को कुरान सिखा दूँ, ठीक है। मुझे सुन्नत समझ आ गई, मुझे दीन समझ आ गया, मैं उन्हें सिखा दूँ। और मैं उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊँ कि भाई अगर तो मेरा कोई कारोबार है तो मैं अपने बच्चों को मैट्रिक लाइफ से ही अपने कारोबार के साथ अटैच करूँ कि ये मेहनत में अजमत है। इस चक्कर में ना रहो कि डिग्री मैंने लेके ज़रूर जो है वो कोई नौकरी करनी है। मैं कारोबार भी कर सकता हूँ, मैं एक चाट की रेडी भी लगा सकता हूँ, और कई लोग हैं जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो मेहनत में अजमत है, और जिसके पास रिसोर्सेज हैं अपने बच्चों को दूसरे मुल्कों में भेजें, ये करें तो एक ऑप्शन हाँ जी है। बाकी ये कि जाहिर है कि हर बंदा तो उस लेवल पे नहीं जाएगा कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि सब कुछ ही मैनेज कर ले। वो तो फिर बाकी मुआशरे की जिम्मेदारी है ना कि उन्हें अपलिफ्ट करें। मैं तो कहता हूँ कि आप मदारिस में बजाय एक्सेसिव पैसे भेजने के, ठीक है उनको भी दें, आप किसी गरीब बच्चे की तालीम का खर्चा उठाएं ताकि उसे पॉवर्टी सर्कल से निकालें। ये हमारी जिम्मेदारी है ना। जिनके पास पैसे मौजूद है, जिनके पास नहीं है, उनकी आपने मदद करनी है। सिस्टम तो इसी तरीके से चलेगा। ये तो नहीं होगा कि गरीब गरीब तर होता रहे और अमीर अमीर तर होता रहे। इसलिए इस्लाम ने एक निज़ाम रखा हुआ है ना, जो बिल्कुल एक कैपिटलिज्म वाला मामला भी नहीं है, ना बिल्कुल सोशलिज्म वाला, एक दरमियान में मामला है। इसमें अली भाई जो ज़कात का क्वेश्चन आता है कि इस्लाम का जो टूल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, वो ज़कात है। अब ज़कात जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह उसको डिस्पेंस कर रहे हैं, उसमें ही बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स। नहीं, ज़कात आप खुद दें ना दें हुकूमत को। हुकूमत को कौन देता है? ये अगर रमज़ान से पहले लोग निकलवा लेते हैं बैंक से पैसे, ये करंट अकाउंट खुलवाए में, ना दें इनको, आप खुद दें, ठीक है। हाँ, इवन जो खुद आप ज़कात डिस्पेंस कर रहे हैं उसके अंदर लोगों का एक ओवरऑल रवैया बन गया, बस ये सरोज प्रॉब्लम निकालो, बस पैसे जिस मर्जी को पकड़ा दो। नहीं, वो तो हम बार बार एजुकेट कर रहे हैं। मेरी कई एक वीडियोस में
कई एक पॉडकास्ट मैंने कहा कि यार खुदा के लिए ज़कात का बेहतरीन मसरफ ये है कि आपने पावर्टी सर्कल से गरीबों को निकालना है। मैंने तो ये कहा है कि एक हज से बढ़ के हज भी नहीं करना, उम्रा भी नहीं करना, ये पैसा आप किसी गरीब आदमी की तालीम के ऊपर खर्च करें ताकि वो पावर्टी सर्कल से बाहर निकले। मैं तो इसी की तरकीब दिलाता हूँ, मेरी कई वीडियोज़ इसके ऊपर गवाह हैं। अली भाई, कंक्लूजन के अंदर जो आपकी पुरानी वीडियोस भी देख के और आज आपसे इस तरह मिलकर गुफ्तगू करके भी आया है, आप इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और टू दी पॉइंट बात करते हैं। लेकिन आपके जो फैंस हैं, और मैं एज अ फ़ैन बात कर रहा हूँ आपसे, जो आपकी बुनियादी बहस है मेरे ख्याल से वो पूरे पाकिस्तान ने तस्लीम कर ली है, बारिंग उलेमा। कौन सी बहस? बुनियादी बहस कि फ़िरका वारियत फितना कैसे है और कैसे आपको तबाह कर रहा है, ये बुनियादी बहस। मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में मैं इसके बियॉन्ड एक गुफ्तगू आपकी तरफ से देखूं। गुफ्तगू इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की इस्लामिक रेफॉर्मेशन कैसे हो सकती है, वो कौन से इदारे हैं जहाँ पे जाके हम लोग, जितने यंग लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जिनके पास वसाइल हैं, जाके काम करके पेनिट्रेट कर सकते हैं ताकि कानून साजी बेहतर हो सके और उन डिपार्टमेंट्स में काम कर सकें जो कानून इन्फोर्स कर सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि मुझे पता है कि आपकी ख्वाहिश नहीं है तंजीम बनाने की, आपका मौक़िफ़ इस पर क्लियर है, और आप ना किसी मद में चंदा लेते हैं, ना ही आपको पोलिटिसाइजेशन करते हैं, होने देते हैं। लेकिन ये मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये मैं आपकी बहस की तारीफ़ कर रहा हूँ, आपकी शख्सियत की नहीं। जो आइडिया और मौक़िफ़ आपने पेश की है, जिस टाइम से आप पेश कर रहे हैं, जो उस आइडिया और मौक़िफ़ को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसके बाद उसके अगले स्टेप की हमारे नज़दीक रिक्वायरमेंट है। शायद प्राइवेट सर्कल में आपके स्टूडेंट्स ये बात करते हों, तो क्या इसकी प्रोग्रेस की आपकी कोई ख्वाहिश है या कोई प्लान है आपके नज़दीक? जी, प्लान भी है, ख्वाहिश भी है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला। नहीं, उसमें कोई शक। हाँ, ये तो बिगाड़ बहुत बड़े लेवल का है। और फिर मैंने आपको बताया कि मैंने तो आपको स्टार्ट में 500 साल का बताया ना कि मामला बहुत बिगड़ चुका है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कानून साजी, आप कानून साजी भी करवा लें, क्या हमारी अदालतें कंप्रोमाइज़ नहीं है? इनकी जुर्रत है कोई फैसला दे जाए। मसला पाकिस्तान का एक ही है पिछले 75 साल से। पहले वो पीपल्स पार्टी को समझ आया, फिर नून लीग को समझ आया, अब पीटीआई को भी समझ आ गया, और उससे बढ़कर उनको खुद भी समझ आ गया कि हम मसला है, लेकिन फिर भी अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं कर रहे। हमारी दुआ है, उनको दुआ कर सकते हैं ना भाई। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहूंगा कि आप टकरा जाओ, आप एक 9 मई कर लो, इसका कोई नहीं हल निकलेगा। अलबत्ता मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूं कि उन्हीं इदारों के अंदर हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारी वीडियोस भी देखते हैं, एजुकेट भी हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम का हिस्सा है, इसको इवॉल्व होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई। अगर आप कहेंगे ना कि कोई इसके लिए मैं ऐसा एक चीज़ करूं ताकि कल को आके सब कुछ ख़त्म करके चले जाए, ऐसा नहीं होगा। अभी उनमें हौसला ही नहीं मेरे भाई। अभी ये थोड़ी बात है कि मेरी बातें वो सुन लेते हैं, मेरी डांट भी खा लेते हैं, ये बहुत बड़ी हमने स्पेस क्रिएट कर ली है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना हम कोई जत्था बना लें, कोई इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से, उनके कान खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई एक और कोई टीटीवी तैयार हो रही है, वो फिर उसका रुख उस तरफ कर देंगे। ये वजह है, और इसके पीछे कोई डर नहीं है। अगर मेरे शहीद होने से, मैं किसी स्टूडेंट को नहीं, मैं कहता हूं मेरे अपने शहीद होने से पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आता है, मैं आज मरने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे शहीद होने से फ़लस्तीन को आज़ादी मिलती है तो मैं कहता हूं ठीक है, सारे साइड पे मनु मार दो। लेकिन मुझे पता है कि मेरे भाई इस तरह कुछ भी नहीं होना, सवाए इसके कि लोगों के हौसले टूट जाएंगे। तो एक स्लो एंड स्टडी इस मामले को लेके चलना है। वो सारी की सारी बातें मतलब आपको वक्त के साथ समझ आएंगी। अली भाई, आपका बहुत टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया।